हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुभव ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विज्ञान विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कोशिका और कोशिकांग भाग 2। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में कोशिका पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसी पर हमारी चर्चा चल रही है। इसी के अंतर्गत पहले भाग में आपने देखा कि कोशिका से संबंधित किस प्रकार बेहद महत्वपूर्ण और बेसिक प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसी क्रम में दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे कोशिका पर आधारित कुछ और बेहद महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्नों के बारे में, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कोशिका द्रव्य, दूसरा जीव द्रव्य, तीसरा गुणसूत्र और चौथा विकल्प है केंद्रक द्रव्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जीव द्रव्य। दोस्तों, जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पहला विकल्प इवानोव्स्की ने, दूसरा विकल्प हक्सले ने, तीसरा पुरकिंजे ने, चौथा विकल्प रॉबर्ट हुक ने। इस प्रश्न का सही आंसर है पुरकिंजे ने। दोस्तों, J.E. पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव्य नाम दिया था। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है इवानोव्स्की ने, दूसरा हक्सले ने, तीसरा रॉबर्ट ब्राउन ने, चौथा पुरकिंजे ने। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा हक्सले ने। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। दोस्तों, जीव द्रव्य के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, तथा केंद्रक के अंदर का भाग केंद्रक द्रव्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पहला विकल्प ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन, चौथा विकल्प है नाइट्रोजन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑक्सीजन। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे ऑक्सीजन 76%, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 10.5% तथा नाइट्रोजन 2.5%। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं? पहला विकल्प है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा जीव कला, तीसरा प्लाज्मा लेमा, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों की गति को नियंत्रित करती है, अतः कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली, जीव कला या फिर प्लाज्मा लेमा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी अर्थात चौथा विकल्प, क्योंकि कोशिका झिल्ली का ही अन्य नाम है प्लाज्मा झिल्ली, जीव कला या प्लाज्मा लेमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? 4 विकल्प हैं कोशाभित्ति, जीव द्रव्य कला, केंद्रक कला, गाल्जी काय। दोस्तों, विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाली कोशिकीय संरचना होती है कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला जिसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जीव द्रव्य कला। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कोशाभित्ति, दूसरा जीव द्रव्य कला, तीसरा केंद्रक, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोशाभित्ति, क्योंकि पादप कोशिका में तो कोशाभित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशाभित्ति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं लाइसोसोम, गाल्जी काय, अंतःद्रव्यी जालिका व राइबोसोम तथा चौथा विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अंतःद्रव्यी जालिका व राइबोसोम, क्योंकि अंतःद्रव्यी जालिका 2 प्रकार की होती है। एक खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका जिसे रफ ER कहते हैं, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा अंतःद्रव्यी जालिका व राइबोसोम। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? 4 विकल्प दिए गए हैं कोर्नबर्ग ने, मिलर ने, पुरकिंजे ने, डी डुवे ने।
इस प्रश्न का सही आंसर है डी डुबे। दोस्तों 1974 में लाइसोसोम की खोज के लिए डी डुबे को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? 4 विकल्प हैं, गाल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम और रिक्तिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है जो कि कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ सुथरा बनाती है। इसीलिए कोशिका के आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। इस प्रश्न का सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? 4 विकल्प हैं, कॉर्नबर्ग ने, कोलिकर ने, पुरकिंजे ने या डी डुबे ने। इस प्रश्न का सही आंसर है कोलिकर ने। कोलिकर ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तत्पश्चात 1890 में अल्टमैन ने इसका वर्णन बायोप्लास्ट के नाम से किया था। बेंडर ने 1897 में इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? 4 विकल्प हैं, केंद्रक, राइबोसोम, गाल्जी काय या माइटोकॉन्ड्रिया। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? 4 विकल्प हैं, केंद्रक, राइबोसोम, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का पावर हाउस किस कोशिकांग को कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इंजन भी कहते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग कोशिका का श्वसन स्थल होता है? 4 विकल्प हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका में समस्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे ऊर्जा एटीपी के रूप में अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को लाइपोकॉन्ड्रिया की संज्ञा दी जाती है? 4 विकल्प हैं, गाल्जी काय, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों गाल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसके अलावा पौधों में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाल्जी काय की खोज किसने की थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, मैथ्यूज ने, मैकक्लिंटॉक ने, तीसरा विकल्प है कैमिलो गाल्जी ने और चौथा विकल्प है हक्सले ने। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी काय की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? 4 विकल्प हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम और लाइसोसोम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गाल्जी काय। दोस्तों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्यी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर भेजने का काम गाल्जी काय करता है, जिसके कारण गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम और लाइसोसोम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, जिसके कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है? 4 विकल्प हैं, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है
प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिसके कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है और राइबोसोम का प्रमुख कार्य भी प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका की रसोई किस कोशिकांग को कहते हैं? 4 विकल्प हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, कोशिका भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। हरित लवक हरे रंग का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? 4 विकल्प हैं, स्ट्रोमा में, ग्रेना में, कोशिका भित्ति में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक में ग्रेना में संपन्न होती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ग्रेना में, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? 4 विकल्प हैं, स्ट्रोमा में, ग्रेना में, कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रश्न का सही आंसर है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? 4 विकल्प हैं, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण या फिर कोशिका के अंदर व बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करना। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य होता है कोशिका के अंदर व बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करना। इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं कोशिका झिल्ली को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टोनोप्लास्ट की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? 4 विकल्प हैं, प्लाज्मा कला, एक्टोप्लास्ट, मीसोप्लाज्म, चौथा विकल्प है रिक्तिका झिल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रिक्तिका झिल्ली। रिक्तिका या रसधानी के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जिसे रिक्तिका झिल्ली या टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक्टोप्लास्ट की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? 4 विकल्प हैं, प्लाज्मा कला, टोनोप्लास्ट, मीसोप्लाज्म, चौथा विकल्प है रिक्तिका झिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्लाज्मा कला। दोस्तों, कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग ही कोशिका भित्ति के संपर्क में होता है, जो कि एक महीन झिल्ली के रूप में होता है, जिसे जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा लेमा अथवा एक्टोप्लास्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पर्णहरिम पाया जाता है? पहला विकल्प आवर्णी लवक में, दूसरा रिक्तिका झिल्ली में, तीसरा स्ट्रोमा में, चौथा हरित लवक के ग्रेना में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हरित लवक के ग्रेना में पर्णहरिम पाया जाता है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, पर्णहरिम के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? पर्णहरिम जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं, क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम का डबल पॉजिटिव आयन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कला विहीन या नॉन मेम्ब्रेनस है? 4 विकल्प दिए गए हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी काय और वर्णी लवक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम के ऊपर कला या झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।